प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई पूरे जोश उमंग के साथ चल रहा होगा। हम देख रहे हैं साइंस का क्यूज, नहीं आज क्यूज नंबर 3 है, जिसको में हमें बल, कार्य, शक्ति और ऊर्जा से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए, कहता है निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों की समान विमाएं सूत्र नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्त, यहाँ पे भार और बल दोनों का विमा बिल्कुल एक तरह का होता है, नहीं समान होता है। कार्य ऊर्जा का भी समान होता है, नहीं, और आवेग और संवेग का भी समान होता है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, बल और दाब का विमा समान नहीं होता है। आपको पता होगा बल का विमा होता है एम एल टी के पावर -2 और दाब का विमा होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ए, बल और दाब का विमा समान नहीं होता है। सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कहता है दो वेक्टर यानी कि सदिश राशि के बारे में बोल रहा है जिसका मान अलग है। तो आपको बताना है कि उसकी दिशा अलग होगी, उसका परिणाम शून्य होगा। उसकी दिशा अलग होगी, उसका परिणाम शून्य होगा, उसका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है ना। ध्यान देना दोस्तों, उसका परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिसका मान अलग है उसका परिणामी शून्य कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है यानी कि सदिश राशि है। देखते के साथ आप बताइए, बल, चाल, ऊर्जा, तापमान, कौन सदिश राशि है? तो बल। कौन होगा? बल होगा सदिश राशि। चाल, ऊर्जा, तापमान ये अदिश राशि है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सदिश राशि है कौन है भाई? दाब सदिश राशि है क्या? कोणीय संवेग है, शक्ति है, धारा है? जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। आपका आंसर का हमें इंतजार रहता है बेसब्री से। तो याद रखना दोस्तों, कोणीय संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। देखते के साथ पता चल रहा है द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। संवेग सदिश है, वेग भी सदिश है, कोणीय वेग भी सदिश है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। तो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। याद रखना, कोई भी सदिश का परिमाण जो है ऋणात्मक कभी नहीं होती, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अदिश राशि कौन है? 7 नंबर का क्वेश्चन का बताइएगा, अदिश राशि कौन है? तो देखो, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, संवेग सदिश है, बल आघूर्ण सदिश है, नहीं क्योंकि परिणाम दिशा दोनों इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 कहता है अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता भाई? दिशा नहीं होता, है ना, दिशा इसमें नहीं होता। सबको बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं, लेकिन हर एक तरह का क्वेश्चन मिला हुआ है, ये ध्यान रहे, उबिएगा नहीं, क्वेश्चन इजी देखकर उबना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कदम बढ़ाते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? गुरुत्वाकर्षण से। सब लोग जानते हैं किससे पकड़े रहते हैं भाई? तो गुरुत्वाकर्षण से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल, दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, दो बल जो अलग अलग रेखाओं, लाइनों पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ये नहीं, दो बल जो अलग अलग रेखाओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में उसी रेखा पर, मतलब एक ही लाइन पर कार्य करता है। डी आपका ऑप्शन सही होगा, इसका नहीं डी होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? सबको पता है चंद्रमा पर भार जो होता है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, नहीं, तो चंद्रमा भार क्या हो जाएगा? तो 600 न्यूटन पृथ्वी पर है तो इसका 1/6 भाग चंद्रमा पर होगा, यानी ये 100 से कट जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। नहीं, चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, ये ध्यान दीजिएगा, 1/6 भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जी। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, द्रव्यमान नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? तो याद रखना, भार जो है ये गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान नहीं। गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी जगह बदलते रहता है, इसीलिए इसका भार परिवर्तनशील होगा, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 का। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कहां पे? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। तो सबको पता होगा कि निर्वात में। क्यों हो जाता है निर्वात में इसका भार अधिकतम? क्योंकि निर्वात में
कोई भी उत्क्षेपण बल कार्य नहीं करता, उत्क्षेपण बल नहीं लगता, उत्क्षेपण बल नहीं लगता, नहीं, कोई भी उत्क्षेपण बल नहीं लगता, इसीलिए भार अधिकतम हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कहता है न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है किसका? त्वरण का, बल का, क्षमता का, ऊर्जा का। चलो बल का परिभाषा आप जानते हैं, बल का व्यंजक क्या होता है? F बराबर एम ए। F बराबर क्या होता है? एम ए। अब ए का मान अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? F बटा एम, F बटा एम। F यानी कि बल, एम यानी कि द्रव्यमान। अगर इसका मात्रक निकालोगे तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। यही तो लगता है प्रश्न पूछा गया था कि न्यूटन प्रति किलोग्राम। देखो यहाँ पे न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक हुआ भैया? ये यानी कि त्वरण का। किसका मात्रक हुआ? त्वरण का। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। ऐसे त्वरण का मात्रक सब लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, नहीं, लेकिन इस रूप से निकालिएगा तो न्यूटन प्रति किलोग्राम भी होगी। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, यहाँ पे कहता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको फॉर्मूला ये याद होगा, जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर। जीएम बटा क्या होता है? आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। अगर हम जीएम को छोड़ दें और जी और आर में रिलेशन देखें, जी और आर में रिलेशन देखें, तो आप कह सकते हैं जी इनवर्स 1 बटा आर स्क्वायर, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो होगा त्रिज्या का, है ना, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा, है ना। त्रिज्या का क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या? जी बढ़ेगा तो आर घटेगा, जी घटेगा तो आर बढ़ेगा, यानी उल्टा। यहाँ पे कहता है कि आर घट रहा है, त्रिज्या घट रहा है, तो जी क्या होगा? बढ़ेगा। जी क्या होगा? बढ़ेगा। बस सीधा हमारी बी ऑप्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कहता है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है। ठीक है, सबको पता है भार बराबर क्या होता है? mg होता है। हम कह सकते हैं कि mg बराबर भार, यही ना जी, mg बराबर भार। यहाँ पे m हमें निकालना है, द्रव्यमान हमें निकालना है। देखो यहाँ पे द्रव्यमान कितना होगा निकालना है। g का मान सबको पता है 9.8, नहीं, अब भार यहाँ पे दे रखा है 29.4, 29.4। तो द्रव्यमान यानी कि m का मान क्या हो जाएगा? तो 29.4 बटा हो जाएगा 9.8। देखो तो कटेगा, दशमलव से दशमलव तो हट जाएगा, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, और ये लगता है 3 बार में कट जाएगा, नहीं 3 बार में कट जाएगा। 8 से 24 का 4 भाग के 2, 9 से 29, 3, यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा 3 kg। 3 kg यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16वां क्वेश्चन भी अंकिकी है, गौर से यहाँ पे समझिएगा। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का मान क्या होगा? तो सबसे पहले बल पूछा है, तो बल बराबर होता क्या है? बल को F से निरूपित करते हैं, तो बल बराबर होता है, F बराबर होता है ma। देखो यहाँ पे द्रव्यमान हमको दे रखा है कितना? 0.5 kg, नहीं, तो ये हो गया 0.5 kg गुने त्वरण। त्वरण भी यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण हो गया 10, है ना, गुना करिएगा तो हो जाएगा 50, एक अंक के बाद दशमलव, इतना, यानी कि 5 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। कहता है एक गेंद h ऊंचाई पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है, गेंद तथा फर्श के बीच की प्रत्यास्थान गुणांक क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पे समझना होगा। देखो यहां से एक गेंद ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, समझिएगा पहले गौर से, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, h ऊंचाई से गिर रहा है, h ऊंचाई से गिर रहा है, वो भी विराम की स्थिति से, यानी कि प्रारंभिक वेग इसका क्या रहा होगा? यहाँ पे 0 रहा होगा। यहां से नीचे की ओर गिर रहा है, गिरने के साथ जो ही वो फर्श से टकराता है तो h/4 तक वो वापस उछल जाता है, यानी कि ऊपर चला जाता है। नहीं, ऐसे मान लो यहाँ पे ऊपर चला गया, वापस ये ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया, कितना ऊंचाई तक ऊपर चला गया? h/4 ऊंचाई तक ये पुनः ऊपर चला जाता है। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यास्थान गुणांक क्या होगा? यहाँ पे गौर करना, ये होता क्या है इसको आपको समझना है। ये गुणांक, प्रत्यास्थान गुणांक होता क्या है इसको समझना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टकराने के पश्चात, माने फर्श से गेंद गिर के टकराया ना, तो टकराने के पश्चात वेग और टकराने के पूर्व
वेग का अनुपात होता है ये। यानी अगर हम प्रत्यास्थान गुणांक को ई कहें तो ये हो जाएगा, यहां पे दिखा देते हैं, ई बराबर यू बटा भी, यानी यू और भी का अनुपात होगा। यही आपको पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, एक बार और यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ दिखाई दे रहा है ना। अब देखो ये वाला चीज, गेंद इस प्रकार से नीचे की ओर गिरा, नीचे की ओर ये गेंद क्या हुआ, गिरा, एच ऊंचाई से नीचे की ओर गेंद गिरा। उसके बाद जो ही गिरा तो जमीन से टकराकर फिर ऊपर की ओर ये चला गया, ऊपर की ओर इस प्रकार से ये चला गया, ऊपर की ओर ऐसे चला गया। नहीं, कितना ऊंचाई तक गया ये, तो h/4 ऊंचाई तक गया। तो जब यहां से विराम की स्थिति से गिर रहा था तो यहाँ पे u का मान 0 होगा, और नीचे से जब ऊपर की ओर गया तो यहाँ चरम बिंदु पर पहुंच गया, यहीं तक ऊंचाई तक गेवे किया है ये, अतः यहाँ पे अंतिम वेग आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, यहाँ पे गिरा था, है ना, यहाँ पे उछला है, यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे क्या हुआ है, उछला है। तो गिरा है तो समीकरण आपका क्या होगा, तो आपको पता होगा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यही ना समीकरण होता है आपका। ये प्लस होता है जब ये गिर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, गिरा है, गिरने पर ये क्या चिन्ह हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे u का मान 0 लोगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gh, हाँ या ना। या तुम कह सकते हो कि v स्क्वायर बराबर 2gh भी कह सकते हो, क्लियर है। या फिर स्क्वायर को फेंको तो अंडर रूट भी हो सकता है। और ये तो गिरने की बात हो गई, लेकिन ऊपर उछला है, यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे उछल के गया है, तो उछलेगा तो यहाँ पे आपका ये समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे अंतिम वेग भी 0 है, तो v जब 0 है तो यहाँ पे 0 लीजिए, है ना, u स्क्वायर रहने दीजिए माइनस 2g, h का मान यहाँ पे हो जाएगा h/4, नहीं क्योंकि इतने ऊंचाई तक गया है तो ये हो जाएगा h/4। यहाँ पे h का मान h ही था, इसीलिए यहाँ पे h ही लिए थे। आ रही बात समझ में यहाँ पे। अब इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बराबर, है ना, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा तो gh/2। अगर आप u स्क्वायर बटा v स्क्वायर करिएगा, u स्क्वायर बटा v स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा gh/2, और नीचे v स्क्वायर का मान यही हो जाएगा 2gh। अब यहाँ पे, है ना, g से gh से gh आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे आओ हल करिएगा, स्क्वायर को इधर फेंकिएगा तो u/v बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए गौर से, 1/2 होगा या नहीं होगा, है ना। 1/4 स्क्वायर को फेंकेगा तब बर्मूल तो 1/2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1/2 यह रेशियो आएगा 1/2, यानी कि प्रत्यास्थान गुणांक 1/2 होगा, यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल था, एक बार और इसको देख लीजिएगा, उबिएगा नहीं, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने में आपको मदद पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 18 का, तो कहता है एक एलिवेटर जिसका वजन 600 किलोग्राम है। मान लो कि ये है आपका एलिवेटर है ना, ये क्या है, एलिवेटर है ना, जिसका द्रव्यमान दे रखा है m 600 kg, इसका द्रव्यमान दे रखा है 600 kg। 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर इसको खींचा जाता है ना, इसको ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, ऐसे ऊपर की ओर ऐसे इसको खींचा जा रहा है, ये केबल के द्वारा, यही या क्या है, केबल है, ये क्या है, केबल है जो इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो केबल पर तनाव क्या होगा, यहाँ पे केबल पर तनाव यानी कि बल जो लग रहा है वो क्या लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बार यहाँ पे हमको गौर करके बताइए कि अगर ये तनाव T हो, यानी कि बल ये T हो, तो कहीं ना कहीं यह जो एलिवेटर है या कोई पिंड है जिसका वजन 600 किलोग्राम है, उसमें नीचे की ओर भी बल लगेगा या नहीं लगेगा, नीचे की ओर भी बल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यह कौन बल लगेगा, mg का बल लगेगा, mg बल लगेगा, भार, तो ये तुरंत इसको खींच रहा है ना, तो ये भार mg होगा, ये बात में रहे। और ऊपर के लिए, ऊपर की ओर ये केबल खींच रहा है, ऊपर की ओर एक यहाँ पे केबल, तो एक बल ऊपर की ओर लगेगा, यानी कि यहाँ पे 2 बल कार्य करेगा, यहाँ पे 2 बल कार्य करेगा, एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर। तो ये एलिवेटर ऊपर जाएगा कैसे, तो जितना ज्यादा ये तनाव लगेगा इससे, माने mg से जितना ज्यादा ये होगा वही बल उसको ऊपर लेकर जाएगा, यानी ये तनाव का मान,
है ना। क्या होगा, तो हम कहेंगे ये तनाव जो होगा, तनाव में से ये भार को घटा दीजिए, भार को घटा दीजिए, तो वही इसका द्रव्यमान हो जाएगा एम ए। क्लियर, वही क्या होगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा। अब हल कर दीजिए, है ना, टी आपको निकालना है, तो टी माइनस एम आपको दे रखा है, या इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा कि इसको ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है, एम जी को, तो टी बराबर हो जाएगा, उधर इसको फेंकिएगा तो एम कॉमन निकल जाएगा, एम कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा जी प्लस ए। नहीं, ऊपर और कर लें इसको थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे गौर करिए, एम का मान आपको दे रखा है कितना, एम का मान 600, यही है ना, एम का मान कितना है 600, तो हो गया 600 गुना जी का मान 9.8, 9.8 और ए का मान 4.9, इसको हल कर दीजिए, हल करिएगा तो आपका हो जाएगा 600 गुना 9 8 17 के साथ बाकी एक 9 4 13 1 14, इतना आ जाएगा, इतना, है ना, न्यूटन। अब इसको और गुना करिएगा तो क्या होगा, 6 से 2 शून्य पहले रख दीजिए, है ना, 7 का 42 के 2 बाकी 4, 624 और 4 28 के 8 बाकी 2, 6 कम 6 और 2 8 और 1 अंक के बाद दशमलव, इतना, इतना न्यूटन, नहीं, यानी कि आ जाएगा 8820 न्यूटन, इतना आ जाएगा 8820, यानी कि 9000 के लगभग, नहीं ना होगा न्यूटन, सी उत्तर हो जाएगा आप। क्लियर, समझ में आया। अगर नहीं आया तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है। कहता एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों, क्यों, देखकर जल्दी से बताइए क्यों लगा सकता है ऊंची छलांग। तो देखो, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है, इसी कारण वो ऊंचा छलांग लगा लेता है। ये बताओ कि पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र पर कितना होता है, तो 1/6 भार होता है, 1/6 भार होता है, जी का मान 1/6 हो जाता है ना, जी का मान 1/6 हो जाता है, भार भी माने 1/6 हो जाता है, द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कहता चंद्रमा की सतह पर, 20वां क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान और भार कम हो जाता है। भैया द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर। हाँ, भार जरूर बदलता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। बिल्कुल सही, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा और भार कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा पर 1/6 भाग हो जाता है, भार कितना कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में। तो दोस्त ये था आज का 20 क्वेश्चन। अगर ये क्यूज बढ़िया लगा तो कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइबर चैनल को जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल इसके आगे का क्यूज लेकर, जब तक आप खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।